नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज मैं आपको बताने वाला हूं डेटा प्रोटेक्शन कानून के बारे में। यह कानून काफी समय से सुर्खियों में है और इसके सुर्खियों में रहने का कारण यह है कि सरकार इस कानून की आड़ में राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सूचना के अधिकार कानून में हेरफेर करने जा रही है। जानेंगे आज के इस दृष्टिकोण के एपिसोड में कि सरकार किस तरह डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की आड़ में राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट को नुकसान पहुंचाने जा रही है। साथियों, आप रोज कहीं ना कहीं अखबार में डेटा चोरी की बात पढ़ते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि सरकार अब तक इस पर लगाम लगाने में असफल रही है। अब सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर एक कानून लेकर आई है जिसको वह डेटा प्रोटेक्शन कानून कह रही है और इस नए कानून के तहत डेटा चोरी करने वाली कंपनियों के ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वैसे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने लोगों की सुरक्षा का हवाला देकर कुछ और ही चाल चल दी। दरअसल सरकार डेटा सुरक्षा कानून के नाम पर सूचना के अधिकार कानून यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर करने जा रही है। अब यह सब होगा कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल सरकार धारा 81J को बदलने जा रही है। याद रहे, ये वही धारा है जो हमें यह अधिकार देती है कि हम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब सरकार इसमें छेड़छाड़ करने जा रही है और इसके तहत वह यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी सूचनाएं जो आम आदमी यानी कि हम लोग उनसे पूछते हैं वो अब सरकार से ना पूछ पाए। अब सरकार निजता के नाम पर आपको अपने सवालों को पूछने के लिए मना कर सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह सरकार की अपनी निजता की बात है। साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट साल 2005 में बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा सके। इस अधिनियम के तहत आम नागरिकों के पास सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। सूचना का अधिकार सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए एक प्रभावशाली कदम है। इसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से ये पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया था और कितना इन विकास कार्यों में लगा। नागरिकों का अधिकार है कि वह आरटीआई के जरिए किसी भी सरकारी विभाग में आवेदन कर अपने हक की जानकारी ले सकते हैं। एक आम नागरिक के पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और उसकी जानकारी को हासिल करने का पूरा अधिकार है। आरटीआई के इस कानून में बदलाव करके सरकार साफ साफ ये कहना चाह रही है कि अब हम तुम्हें सब कुछ नहीं बताएंगे। इस भाजपा की सरकार ने लोगों से ऐसे ऐसे राज छुपाए हैं जो उनको जानना बहुत जरूरी था। और सिर्फ इस भाजपा सरकार की ही बात नहीं है, इससे पहले देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी देश की जनता से ऐसे राज छुपाए थे जो देश की जनता अगर जान लेती तो अगले दिन ही विद्रोह कर देती। लेकिन इस कानून के तहत कम से कम कुछ संख्या में खबर जनता को मिलती तो रहती थी। लेकिन अब इस कानून में परिवर्तन के तहत हम ये जानकारी भी सरकार से नहीं ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अपने संगठन भारतीय परिवार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले जब हम समाज में कुछ करने के लिए निकले तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो प्रश्न ये थे कि आज जो हम ये व्यवस्था देख रहे हैं क्या ये हमारी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आज जो वेशभूषा लोग पहन रहे हैं क्या वो हमारी है। आज जिन भवनों में लोग रह रहे हैं क्या वो हमारे हैं। आज जो भोजन लोग खा रहे हैं क्या वो हमारे हैं। या लोग जो भाषा बोल रहे हैं क्या वो हमारी है। जब हमने इनको गौर से देखा तो इसमें हमें दिखाई दिया कि इसमें तो कुछ भी हमारा नहीं है। तो क्या कहीं हम विदेशियों के आज भी गुलाम तो नहीं है। हमें ये बात तो अच्छे से समझ आ गई कि हम मानसिक रूप से अंग्रेजों के पूरी तरीके से गुलाम हैं। लेकिन हमारा शक इस बात पे था कि कहीं हम राजनीतिक रूप से भी गुलाम तो नहीं है। राजनीतिक रूप से मतलब कि क्या हम कहीं कागजों में भी अंग्रेजों के आज भी गुलाम तो नहीं है। जब इस बात पे हमारा ध्यान गया तो हमारा सीधा इशारा गया कि हमें सरकार से एक आरटीआई लगानी चाहिए, यानी कि हमें सरकार से जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं हम आज भी राजनीतिक रूप से इंग्लैंड के गुलाम तो नहीं है या फिर इंग्लैंड की रानी के गुलाम तो नहीं है। तो जब हमने सरकार से एक आरटीआई लगाई, उस आरटीआई में हमने विस्तृत रूप से प्रश्न पूछे, जैसे कि
14 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था, उसके बाद 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था। इस प्रकार की एक विस्तृत आरटीआई हमने सरकार से लगाई। इस आरटीआई के ऊपर हमने अपने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी, जो कि हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी। आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। उस वीडियो में हमने दिखाया है कि हमने सरकार से आरटीआई लगाई थी, जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं आया। वो आरटीआई हमने सरकार से लगाई और सरकार ने इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। हमें ये लगा कि शायद कोई गड़बड़ हुई हो, सरकारी संस्थानों में कोई गड़बड़ हुई है, जिससे सरकार ने इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। तो हमने क्या करा, हमने दोबारा उस आरटीआई की फर्स्ट अपलेट लगाई, यानी कि उस आरटीआई के बारे में दोबारा सरकार से प्रश्न पूछा कि आपने इस आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया है और कृपया इस आरटीआई का जवाब दें। सरकार ने उस अपलेट का भी जवाब नहीं दिया। तो हमने फिर एक और उसके बाद उस अपलेट के ऊपर फिर एक और सवाल पूछा कि हमने आपको एक पहले आरटीआई लगाई थी और उसके बाद एक अपलेट आपको पूछा आपसे, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, कृपया इसका जवाब तो दें कम से कम। सरकार ने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो जब सरकार इन सवालों से बच रही थी तो हमें सरकार की मंशा के ऊपर शक हुआ और हमने सबूत ढूंढने शुरू करे। जब हम सबूतों को ढूंढने में गए तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी जो सरकार आज तक हमसे छुपाती हुई आई थी, जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि आज भी हम इंग्लैंड की रानी के गुलाम हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमें उस आरटीआई के माध्यम से ही ये पता लगा कि सरकार या हमारे देश की सरकार आज भी इंग्लैंड की रानी की गुलाम है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही इस आरटीआई का जवाब सरकार ने नहीं दिया, लेकिन कम से कम हमें यह पता लग गया कि सरकार इस सवाल से अपनी आंखें चुरा रही है। यानी कि चोर से जब पूछा गया कि तुमने चोरी करी है तो वो अपनी आंखें चुरा गया, और जिससे हमें ये पूरा पता लग गया कि सरकार इस मामले में जरूर चोरी कर रही है। लेकिन अब ये जो बदलाव कर दिया गया है इस कानून के अंदर, आरटीआई के कानून के अंदर, इसमें तो सरकार साफ साफ हमारी आंखों में देख के बोलेगी कि हम तुम्हें इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारी निजता का हनन होता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार इस कानून का किस तरीके से दुरुपयोग करेगी और हमारे लिए ये कितना उपयोगी था। हमारे इस सफर में इस कानून ने हमारी बहुत मदद करी। जैसे कि हमने एक और आरटीआई सरकार से लगाई कि क्या इंग्लैंड की रानी को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है कि नहीं, और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को क्या इंग्लैंड जाने के लिए वीजा लगता है या नहीं। तो इस आरटीआई का जवाब सरकार ने हमें दिया। उस आरटीआई के जवाब में यह आया कि जब इंग्लैंड की रानी भारत आती है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंग्लैंड जाते हैं तो उनको वीजा की जरूरत पड़ती है। इस आरटीआई से हमें यह बिल्कुल सिद्ध हो गया कि आज भी हम इंग्लैंड की रानी के गुलाम ही हैं। तो एक बार फिर इस आरटीआई के कानून ने हमारी बहुत मदद करी, और ये तो मैंने सिर्फ 2 आरटीआई आपके सामने भी बताई हैं। इस प्रकार की अनगिनत आरटीआई हमने और हमारे संबंध से और जितने लोग थे हमारे संगठन में, उन्होंने कई आरटीआई सरकार के पास लगाई, और उनके सरकार के उस जवाब देने के रवैये से सरकार ने क्या जवाब दिया या नहीं दिया या बच गई, इससे हमें ये साफ पता लगा कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस बात को छुपाना चाह रही है और किस बात को उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक इस कानून में परिवर्तन नहीं हुआ था तब तक कम से कम सरकार की कुछ ना कुछ मजबूरी तो थी सवालों का जवाब देना। अब तो सरकार सीधा सीधा साफ साफ मना कर देगी जवाब देने से। यहां आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस कानून में संशोधन होने से हमारी गुलामी की जंजीरें और कैड़ी हो गई हैं। ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि किस तरीके से देशवासियों को और ज्यादा से ज्यादा गुलाम बनाया जा सके, ताकि वह किसी और सरकार के बारे में, किसी और के बारे में सोच भी ना सकें। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर आप भाषण सुनेंगे तो संसद में भी कई बार और लाल किले से भी वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम के शब्द को कई बार दोहराते हैं। इस शब्द का भारत की जनता से क्या लेना देना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि जब वो ये शब्द बोल रहे होते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो देश में बैठे लोगों को ये समझ तो नहीं आता कि किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ही बात कर रहे होंगे।
तो अगर मैं इस बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो शब्द है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये शब्द काफ़ी समय पहले से एक प्रचलन में है और इसका मतलब दुनिया के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोगों से है जो इस दुनिया के अंदर एक अपनी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। वो उनकी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है भारतीय व्यवस्था। वो अपनी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं और उन्होंने ये शब्द दुनिया के कुछ नेताओं को बता रखा है कि आप इस शब्द को अपने दिए गए भाषणों में अक्सर बोला करें। जब आप अक्सर बोला करेंगे तो लोगों के कान पे शब्द बार बार पड़ेगा और जितनी बार पड़ेगा तो लोग इस शब्द को सुनने के आदी हो जाएंगे। और साइकोलॉजी के हिसाब से जब एक शब्द को आप बार बार सुनते हैं तो जब उस प्रकार की या उस शब्द को आप उस व्यवस्था को जब आप स्थापित होता हुआ देखते हैं तो आपके लिए वो कोई नई चीज नहीं होगी, क्योंकि आपने उस चीज को बार बार सुन चुके हैं, आप उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन चुके हैं। तो जब अचानक से वो व्यवस्था आपके सामने होगी तो आप उसको देख के चौंकेंगे नहीं या उसका विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये शब्द बार बार मोदी अपने मुंह से बार बार इस शब्द को बोला करते हैं, संसद के भाषण में भी, अभी लाल किले के भाषण में भी। तो इस बात से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कानून में परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो शब्द और ये जो भाषण हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये जो भाषण दे रहे हैं, इनका असली मायने क्या है। क्या ये सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं? वो क्या सिर्फ ऐसे ही भाषण में बोलते बोलते कोई भी बात बोल दी? नहीं, अगर बार बार बोली जा रही है तो ध्यान से उस पर समझिए, इस पर रिसर्च करिए कि इस शब्द का मतलब क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन लोग हैं जो दुनिया के अंदर शासन कर रहे हैं। हमारी एक किताब है बैंकों का मायाजाल, जिसके अंदर हमने इस व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है और ये भी लिखा है कि दुनिया के अंदर ऐसे जो कुछ लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और उस अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं और भारत को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो उस किताब को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर सीधी सीधी समझने वाली बात यह है कि सरकार लोकतंत्र की आड़ में धीरे धीरे तानाशाही की ओर चली जा रही है। अब सरकार से आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। लोकतंत्र का सीधा सीधा यही मतलब है कि लोग मिलकर अपने नेता को चुने और उसे उस गद्दी पर बिठाएं और जब वो उनके अनुसार काम ना करे तो पहले तो उससे सवाल करे और जब वो सवाल से बचे तो उसको वहां से उठाकर फेंक दे। सरकार ये पूरा षड्यंत्र समाज को तथ्यों से और सच्चाई से दूर ले जाने के लिए कर रही है। आज हम कम से कम सरकार से सवाल पूछ पा रहे थे, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्या सरकार से इस प्रकार का कोई सवाल पूछ पाएगी? अब जब एक कानून पास हो गया है तो हमें कम से कम दूसरे संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जहां से हम तथ्य जुटा पाए, जहां से हम कम से कम सच्चाई का पता लगा पाए। आज के दृष्टिकोण के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।